Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this 8th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस लेक्चर 8 में हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बाय ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 7 में कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बाय एनालिटिकल मेथड सीखे थे, जिसमें हमने एनालिटिकल मेथड से कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के सारे केसेस के लिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना डिटेल से सीखे थे, जिसका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड पे फोकस करेंगे, जिसमें हमारा पहला नियम है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, दिस मेथड्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। चलिए एक्चुअल टॉपिक शुरू करने से पहले आई हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस किस प्रकार के ट्रायंगल के लिए लागू होता है। ठीक है, किस प्रकार के ट्रायंगल, जैसे कि बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो किस प्रकार के ट्रायंगल के लिए लागू होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस स्क्वायर के लिए भी लागू होगा। ठीक है, ये क्या स्क्वायर के लिए लागू होगा, दूसरा है। तीसरा है क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस सेम रिजल्ट देंगे, क्या दोनों सेम रिजल्ट देंगे। चौथा है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के लिए मिनिमम कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, पांचवा है तीन फोर्स के केस में क्या पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एक ही हैं, क्या दोनों सेम हैं, ये आपको बताना है। यदि आपको पहले से आंसर इनका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए, है ना। और वीडियो के लास्ट तक इन क्वेश्चंस का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। अदर देन दैट देयर आर मेनी मोर टू लर्न इन दिस वीडियो। यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून विथ मी। चलिए हम शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से। बलों के त्रिभुज के नियम, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction, then their resultant will be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। क्या बोल रहा है, यदि किसी बॉडी पर दो कॉन्करेंट फोर्सेस लगे हों, जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि हम त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकें किसी एक निश्चित क्रम में, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल या क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन जो होगी, क्रम जो होगा, ऑर्डर जो होगा, विपरीत होगा। समझते हैं डायग्राम से। मान लेते हैं एक फोर्स है F1 और ये F2 फोर्स, दो फोर्स लगे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा डिग्री है। ये दो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हैं, है ना, और एक ट्रायंगल की दो भुजाओं द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा रहा है एक निश्चित क्रम में। निश्चित क्रम ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि ये एरो यहाँ से गया, इसका हेड एक के टेल से मिलना चाहिए। एरो वाले को हेड बोलते हैं, इस तरफ को टेल बोलते हैं। तो हेड और टेल जब मिलते हैं तो इसको एक निश्चित क्रम में, ऑर्डर में बोलते हैं। तो ये च्यूं च्यूं, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक निश्चित क्रम में। तो अगर ऐसा त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, वो थर्ड साइड जो कि क्लोजिंग साइड होगा उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी जो ऑर्डर होगी बाकी दोनों के ऑर्डर से विपरीत होगा। देख रहे हैं आप इसका एरो कैसा है, ये है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी रिजल्टेंट फोर्स का, वो आपका मैग्नीट्यूड शो करेगा, और यहाँ पर जो अल्फा बनेगा वो फोर्स F1 से इसका डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 हो जाएगा। ये तो हुआ इस टाइप के ट्रायंगल के लिए। दूसरे टाइप के ट्रायंगल के लिए कैसे होगा, मान लेते हैं ये इस टाइप का ट्रायंगल है, तो इस केस में भी देखिए ये निश्चित क्रम होना जरूरी है ना। ये इसका एरो यहाँ पे इसके टेल से मिला हुआ है, हेड टेल से मिला है, इसलिए ये और ये एक निश्चित क्रम में है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसमें ट्रायंगल है, हम लगा सकते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको थर्ड साइड से इसका रिजल्टेंट निकलेगा। इसको एक और ट्रायंगल से समझते हैं। देखिए इस केस में भी आपका एक निश्चित ऑर्डर में है, इसमें भी एक ट्रायंगल से हम इसको रिजल्टेंट को शो कर सकते हैं। ये हो गया। आपको यदि ध्यान होगा तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था
कि ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस किस प्रकार के ट्रायंगल के लिए लागू होता है। तो यस, इसका आंसर है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में फोर्सेस किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए लागू हो सकता है, वो राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोस्केल ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये एरो यहाँ पर गया तो इसके यहाँ से एरो ऐसा जाना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, ये निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, निश्चित क्रम में बोलने का मतलब क्या हुआ, ये यदि आपका एक फोर्स ऐसा है तो दूसरा आपका ऐसा एरो जाना चाहिए और आपका रिजल्टेंट क्या होगा, फिर अपोजिट ऑर्डर में यहाँ से जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में ये रिजल्टेंट शो करेगा। तो ये आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। चलिए हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be represented by diagonal in magnitude and direction which passes through the intersection of two adjacent lines। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है, यदि दो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हों और उसको दो फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि हम उसके पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकें, यदि हम ऐसा कर सकें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट कर सकें, एडजेसेंट साइड से, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाएगा। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। ये फोर्स F1 है और यहाँ से मैं एक फोर्स ले लेता हूँ, F2 ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट किया हूँ दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस को। ठीक है, और ठीक है, दोनों एडजेसेंट साइड से हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेललोग्राम लगाने के लिए मैं पहले इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। F1 के पैरेलल मैं यहाँ पर मान लेते हैं दोनों के बीच के एंगल थीटा है। F1 के पैरेलल में एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, और F2 के पैरेलल इधर रोलर स्केल से आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये दोनों, इसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लग सकता है, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए गए हैं दोनों फोर्सेस को, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो इसके इंटरसेक्शन से होकर के जाएगा। तो यहाँ पर जो डायगोनल आएगा, है ना, यहाँ पर जो डायगोनल आएगा वो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट शो करेगा। तो इसकी जो लंबाई होगी, ये डायगोनल की जो लंबाई होगी वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और यहाँ से जो अल्फा बनेगा वो उसका एंगल हो जाएगा। इस केस में भी हम वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, ध्यान होगा तो, क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस स्क्वायर के लिए भी लागू होगा? तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स स्क्वायर के लिए भी लागू होगा। जैसे कि ये मान लेते हैं, दो स्क्वायर खींच देते हैं यहाँ पर, इसको पैरेललोग्राम में बना करके मैं क्या बना दिया, इसको स्क्वायर बना दिया। इसमें भी वही काम कीजिए, फिर से इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ से जो रिजल्टेंट जाने वाला है वो यहाँ पर रिजल्टेंट शो करेगा इसका लेंथ, और ये जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स का, फोर्स F1 से आपका डायरेक्शन शो करेगा। वैसे ही आप ये रेक्टेंगल टाइप का भी होगा तब भी काम चलेगा, इसकी लंबाई ज़्यादा हो इसकी कम हो तो इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या शो करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है, ये हो गया। आगे देखते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एक केस बना लेता हूं। F1 और F2 दो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, F1 के पैरेलल लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, F2 के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का केस हो गया। यदि मैं, आप जानते हैं कि लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमने पहले वीडियो में बात कर ली है। उसके तहत मैं इस फोर्स को क्या कर सकता हूँ, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे स्लाइड कर सकता हूँ, जिससे एक्सटर्नल इफेक्ट प्रभावित नहीं होगा। तो मैंने क्या कर लिया, इसको स्लाइड कर लिया। अब इसको भी मैं स्लाइड कर लेता हूँ, देखिए ये ऐसा हो गया। तो ये क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस नहीं बन गया, पहले क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, अभी क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। फिर से देखिए, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बता रहा है,
इसको मैं स्लाइड कर दिया, इसको भी मैं स्लाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया। इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, ये रिजल्टेंट का, पहले देखिए ऐसा था, अभी देखिए ऐसा है, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ। जब लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सेम ही देगा। चाहे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाइए, चाहे आप पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगाइए, दोनों केस में आपकी जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो सेम ही आने वाला है। अगर आप सेम, एरर थोड़ा बहुत होगा लेकिन आप एरर नहीं करते हैं तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो यस, इसका आंसर क्या है, यस, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, वो दोनों सेम ही होगा और सेम रिजल्ट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की तरफ, बलों के बहुभुज के नियम की तरफ। हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if all the forces acting on a body are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then resultant force will be represented in magnitude by the last side of polygon taken in order but opposite in direction। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हैं, सारे के सारे कॉन्करेंट हैं, तो उनको मैं क्या कर सकता हूं, सारे फोर्सेस को यदि मैं एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट कर सकूं, यदि सारे फोर्सेस को पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट कर सकूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, अगर सारे का ऑर्डर एक निश्चित क्रम में हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा सभी फोर्सेस का, वो लास्ट साइड, पॉलीगन की जो लास्ट साइड होगा या फिर जो क्लोजिंग साइड होगा उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उसका रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा, वो बाकी फोर्सेस के क्रम से, ऑर्डर से विपरीत होगा। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि किसी सिस्टम पे फाइव नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3, F5 लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ, आप जानते हैं कि फोर्स का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर इससे मैं इस सारे कॉन्करेंट फोर्सेस से मैं एक पॉलीगन बनाता हूं पहले, तो इसके लिए मुझे एक रोलर स्केल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसकी F1 का जो लेंथ है, इतने ही लंबाई का, इतने ही लेंथ का मैं आपको इधर एक लाइन खींच देता हूं। मैं रोलर स्केल को स्लाइड किया और यहाँ पेंसिल लिया और इतनी ही लंबाई का इसी डायरेक्शन में एक मैं फोर्स खींच दिया F1। अब इसको हटा लीजिए और यहाँ पर F2 पर ले आइए, है ना। ये F2 के पैरेलल मुझे लाइन खींचना है, लेकिन अब ये इस पॉइंट से नहीं, मुझे इसके इस पॉइंट से जाना है, क्योंकि मुझे पॉलीगन बनाना है। तो मैं F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, इसकी लंबाई के बराबर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा। चलिए इसको स्लाइड कर लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक और लाइन खींच देता हूँ F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। चलिए तो हमारा 2 हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा तीसरे फोर्स F3 पे जाएंगे, रोलर स्केल यहाँ पर रखेंगे और F3 की जो लेंथ है उसी लेंथ के बराबर हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, जो कि यहाँ से इस पॉइंट से F2 के हेड से खींचेंगे हम। इसको रोल कर लेता हूँ मैं अगेन और पेंसिल ले लेता हूँ और इसमें क्या कर देता हूँ, F3 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। चलिए ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं रोलर स्केल को F4 पर रख देता हूँ। अब इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पर फिर से लाइन खींच देंगे। रोलर स्केल को स्लाइड किया, पेंसिल लिया और मैं F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पर एक फिर से लाइन खींच दिया। लास्ट मेरा बच गया है, वैसे ही करना है आपको, फिर से रोलर स्केल रखना है, F5 के मैग्नीट्यूड के बराबर आपको इसके यहाँ से लाइन खींचना है। चलिए मैं इसको लाइन ये भी खींच दिया मैं। तो ये मेरा फोर्स सिस्टम क्या हो गया, ये पॉलीगन कंप्लीट हो गया मेरा। अब देखिए ये आपस में क्लोज नहीं हो पाए, इसका मतलब यह कि ये जो फोर्स सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए ये क्लोज नहीं हो रहा है। यदि ये क्लोज हो जाता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता। ये क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तभी उस केस में रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है उसी केस में आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। तो हमको इस केस में रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा जो कि इसके ऑर्डर के विपरीत होगा और इसके क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग साइड बना देता हूं इसका और ये R हो गया। ये रिजल्टेंट फोर्स शो करेगा, लेकिन इसका क्रम देखिए विपरीत है। पॉलीगन लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये जो जितने भी एरोस हैं ये एक निश्चित क्रम होना चाहिए। देखिए F1 का ये डायरेक्शन हुआ, 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 सभी क्या है एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। सभी क्या है एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। एक का हेड दूसरे के टेल से लगा हुआ है, इसलिए एक निश्चित क्रम में निश्चित ऑर्डर में है। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स का क्रम होगा वो इन सारे से विपरीत होगा। यही हमारा बोलता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। अब चलिए देखते हैं, ये यहाँ पर इसके केस में भी आपको रिजल्टेंट
वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इस तरह से सारे फोर्सेस का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आ रहा मतलब अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जो चौथा क्वेश्चन था, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के लिए मिनिमम कितने फोर्स की आवश्यकता होगी, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इसको हम लोग ट्रायंगल के केस में भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल के केस के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम 3 फोर्सेस की आवश्यकता होगी। पॉलीगन मतलब 3 फोर्स है ना, पॉलीगन में 3 फोर्स हो सकते हैं, मिनिमम 3 होंगे, 2 से तो पॉलीगन नहीं बनेगा, 3 से ही बनेगा मिनिमम, तो 3 हमारा मिनिमम फोर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस को हम लोग किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए लगा सकते हैं, स्क्वायर के लिए लगा सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए लगा सकते हैं, या फिर किसी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, किसी भी टाइप का पॉलीगन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भुजाओं की संख्या मिनिमम 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उस केस में लगा सकते हैं। चलिए ट्रायंगल के लिए देखते हैं हम। मान लेते हैं 2 फोर्सेस हैं, देखिए इसमें एक निश्चित क्रम में है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल की 2 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग साइड जो होगा वो रिजल्टेंट देगा। अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊं तो भी इसका रिजल्टेंट देगा, अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊं तो भी ये रिजल्टेंट देगा। तो इसको मैं पॉलीगन लॉ बोलूं, क्या मैं इसको ट्रायंगल लॉ नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। ये क्या है, 3 फोर्सेस के केस में मेरा 5वां क्वेश्चन था, क्या पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एक ही हैं? यस, ऑब्वियसली तीनों एक ही हैं। इसको मैं क्लोजिंग साइड ट्रायंगल लॉ भी बोलता है इसमें कि क्लोजिंग साइड जो होगा वो इसका रिजल्टेंट शो करेगा। पॉलीगन लॉ के हिसाब से भी क्लोजिंग साइड क्या होगा, इसका रिजल्टेंट शो करेगा। इस केस में भी, इस केस में भी ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी बोलूं या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस बोलूं, तीनों एक ही केस है। तो यस, इसका आंसर क्या है, यस है। आगे कुछ देखते हैं। और जैसे अगर ये ऐसा है तो इस केस में ऐसा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर ये फोर्स ऐसा है, फोर्स सिस्टम ऐसा है, तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ऑर्डर ध्यान देना, इन तीनों का ऑर्डर एक निश्चित क्रम होना चाहिए और रिजल्टेंट का ऑर्डर विपरीत क्रम होना चाहिए। तो ये सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस लगा सकते हैं। मैं जैसे बताया कि ये सारे रिजल्टेंट तब मिलता है जब वो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तब रिजल्टेंट मिलता है। अगर मैं इस रिजल्टेंट फोर्स को हटा करके मैं अगर ऐसा कर दूं, मैं मान लेता हूं कि एक फोर्स लगा देता हूं इसमें, मैं रिजल्टेंट फोर्स के बराबर इसमें फोर्स लगा दिया, लेकिन इसकी दिशा बदल दिया। इसके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर एक फोर्स इसमें लगा दिया और इसमें इसकी दिशा बदल दिया, सभी केस में वैसे कर दिया, तो ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा बेसिक। और ये जो काले कलर के फोर्सेस दिख रहे हैं ये सारे इक्विलिब्रियंट फोर्सेस हैं, और सारा सिस्टम ये रिजल्टेंट फोर्स के बराबर फोर्स लगाऊंगा और विपरीत दिशा में लगाऊंगा तो सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम फोर्स सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया। चलिए हमारा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर पे, है ना। 2 forces F1 equal to 20 Newton and F2 equal to 30 Newton are acting at an angle of 0 degree and 30 degree from the x axis। 2 फोर्स हैं 20 न्यूटन का और 30 न्यूटन का। एक फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल है, दूसरा फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर काम कर रहा है। तो इसमें हमको एनालिटिकल मेथड से आंसर फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। और तीनों ग्राफिकल मेथड, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सभी से हमको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड है और तीनों ग्राफिकल मेथड है। इन सभी मेथड से इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम पहले एनालिटिकल मेथड से क्या आंसर आता है वो चेक कर लेते हैं। हमारा फोर्स 20 न्यूटन का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 डिग्री पे है, और इससे 30 डिग्री पर एक क्या है, हमारा एक फोर्स 30 न्यूटन है। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है जी, हम एनालिटिकल मेथड देख रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। यहाँ पर पुट कर दीजिए F1 इक्वल टू 20, F2 इक्वल टू 30 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा 48.366 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आपका एंगल अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा होता है, जहाँ पर F1 20 न्यूटन है। क्योंकि मैंने ये अल्फा को मैं 20 न्यूटन से ले रहा हूँ, इसलिए हमको कंपलसरी इस 20 न्यूटन को F1 रखना पड़ेगा। यहाँ पर 20 न्यूटन F1 ही होगा, 30 न्यूटन F2 ही होगा, क्योंकि मैंने अल्फा को यहाँ से लिया है। तो tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा इसमें रख दीजिए, आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 18.068 डिग्री फ्रॉम 20 न्यूटन फोर्स। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड से हमारा आंसर मिल गया, ये रिजल्टेंट फोर्स इतना और अल्फा 18 डिग्री आपको एंगल मिल गया फ्रॉम 20 न्यूटन फोर्स।
अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कैसे हमको सॉल्व करना है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, हमको देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि ये 20 न्यूटन का है। अब हमको, क्योंकि जानते हैं ये एनालिटिकल मेथड था, इसमें हमको स्केल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम ग्राफिकल मेथड में जाते हैं तो हमको कुछ लंबाई से फोर्स को खींचना पड़ेगा। वो लंबाई कितना होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमको एक प्रॉपर स्केलिंग लेना पड़ेगा। 20 न्यूटन फोर्स को एक लंबाई उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा, 30 न्यूटन के लिए एक लंबाई डिसाइड करना पड़ता है। मान लेता हूँ मैं इसमें स्केलिंग ले लेता हूँ 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपके A4 साइज के पेपर के लिए में आ जाना चाहिए। A4 साइज का जो डायमेंशन होता है, लंबाई 29 सेंटीमीटर होता है और जो उसका चौड़ाई होता है वो 21 सेंटीमीटर होता है। उसके हिसाब से आप इसको स्केलिंग कर लीजिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पेपर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा अभी 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लूंगा तो मेरा 20 न्यूटन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ही हुआ और 30 न्यूटन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। तो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का लाइन न तो बहुत छोटा होगा और नहीं पेपर से बाहर जाएगा, तो मैं ऐसा इसमें स्केलिंग कर लेता हूँ। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रोलर स्केल लेता हूँ और 20 न्यूटन फोर्स के बदले में 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों 4 सेंटीमीटर का? क्योंकि 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है, क्योंकि 5 न्यूटन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया है। 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर लिया है तो 20 न्यूटन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्टर लेता हूँ और इससे 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ प्रोटेक्टर से, चंदा से। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक 30 न्यूटन का फोर्स खींचना है तो 30 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर रोलर स्केल लगता हूँ, पेंसिल लेता हूँ और इसमें 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच देता हूँ जो कि 30 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल मुझे, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लगाना है, इसके पैरेलल मैं लाइन खींचूंगा। चलिए चले जाते हैं इसमें और एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैं यहाँ पर ले आता हूँ रोलर स्केल को और इसके पैरेलल फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए। मैंने इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ से इंटरसेक्शन से जो जाने वाला डायगोनल होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स शो करेगा। तो इसकी लंबाई को आप क्या कर लेंगे, अब मेजर कर लीजिए। इसकी लंबाई को मेजर कर लीजिए सेंटीमीटर में। इसका जो लंबाई होगा वही रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसकी आंसर कितना आया था हमारा, 48.366 न्यूटन आया था। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इतना सेंटीमीटर के आसपास आपका लंबाई आना चाहिए। जरूर इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसके आगे पीछे होगा क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, एरर हो सकता है। इसलिए क्या होगा, इसके आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो आप इसको बना लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो तो आप बना लेंगे। अब इसमें मैं 20 न्यूटन से एक अल्फ़ा ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी मैं अल्फ़ा को प्रोटेक्टर की सहायता से नाप लेता हूँ। ये भी 18 डिग्री के आसपास आना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर कितना था, 18 था, तो ये 18 डिग्री के आसपास आना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको रिजल्टेंट ये जो डायगोनल होगा वो इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये आपका डायरेक्शन शो करेगा। चलिए, इसी को हम कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से बनाएंगे, तो हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इस केस में मैं इसी को उठा करके यहाँ पर ले आता हूँ। मैं 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसके पैरेलल, अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अब क्या करता हूं मैं, इसी को उठा करके यहां ले आता हूं मैं। ठीक है, ये 20 न्यूटन फोर्स है, ये 30 न्यूटन फोर्स है। अब इसके पैरेलल यहां पर लाइन खींच देता हूं मैं, इसके पैरेलल यहां पर लाइन खींच देता हूं मैं। अब ये जो होगा आपको रिजल्टेंट शो करेगा। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के तहत मैं इसको स्लाइड कर सकता हूं यहाँ से यहाँ, और इसको भी मैं स्लाइड कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ। ये क्या हो गया, मेरा ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हो गया। इस केस में भी तो वही आंसर आने वाला है जो ये केस में आया है, लेकिन फिर भी आप ट्रायंगल लॉ से बनाना चाहते हैं तो कैसे हम प्रोसेस करेंगे वो आगे देखते हैं। हम यही स्केलिंग रखते हैं फिर से, 20 न्यूटन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही स्केलिंग रखते हैं और मैं इसके बराबर यहाँ पर इसके स्केल लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर के यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर एक एंगल ले लेता हूँ 30 डिग्री का प्रोटेक्टर की सहायता से। अब यहाँ पर मैं स्केल फिर से रखता हूँ, पेंसिल लेता हूँ और यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ 6 सेंटीमीटर की लाइन जो कि 30 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए दोनों को इस एरो से, तो ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट शो करेगा। यहाँ पर जो अल्फा आएगा ये एंगल शो करेगा। जाहिर सी बात है दोनों केस में वही आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका
इसकी लंबाई आपका मैग्नीट्यूड देगा और ये आपका एंगल देगा। तो इसकी लंबाई भी कितनी आनी चाहिए, 9.67 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए और ये अल्फा 18 डिग्री के आसपास आना चाहिए। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। यही तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस भी है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस और बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी एक क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में अगर 3 फोर्स हैं तो वही आपका क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, तो इसमें यही आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है, तो मुझे और बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये 20 न्यूटन है, 28 न्यूटन है, दोनों 120 डिग्री पर लगे हैं। इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से मुझे इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको अभी पेपर से ड्रॉ करके सिखाता हूँ किस तरह से हमको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और इससे 120 डिग्री पर 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्योंकि ये डायमेंशन आपका 29 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है, इसके हिसाब से आपको प्रॉपर सूटेबल स्केलिंग करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि 4 न्यूटन फोर्स, मैं मान लेता हूँ 4 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि 4 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लाइन खींचना है मुझे। तो ये 20 न्यूटन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 चौक 20 मतलब 5 सेंटीमीटर लाइन हो जाएगा। और ये 28 न्यूटन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से मुझे इसकी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर लाइन और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो मुझे स्केल लेना है और एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, ये 5 से लेकर के 10 तक ये लाइन हो गया आपका। ये जो लाइन है वो 20 न्यूटन फोर्स का है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का लाइन है। अब इससे मैं प्रोटेक्टर लूँगा और यहाँ से 120 डिग्री का एंगल मेज़र करूँगा। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा मेरा 120 डिग्री पर ये एंगल। अब इसको मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा, इस एंगल को मिला दूँगा मैं और 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचूँगा यहाँ पर। तो मैं पहले ही 7 सेंटीमीटर सेट कर देता हूँ इसको और ये हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, ये दे देगा मुझे 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गया। तो ये 7 सेंटीमीटर लाइन जो है आपका हो गया 120 डिग्री पर 7 सेंटीमीटर लाइन हो गया, इक्वल टू 28 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब मुझे इसके पैरेलल लाइन खींचना है, क्योंकि मुझे इसके पैरेललोग्राम बनाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रोल करता हूँ और एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, रोल करता हूँ और यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, डैश 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 से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके भी पैरेलल क्या करूँगा, मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ये इसको सरका दिया मैं और यहाँ से डैश 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 ये लाइन खींच दिया। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट है, जिसका दोनों फोर्सेस का इंटरसेक्शन ये है। 20 न्यूटन और 28 न्यूटन का फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, जिनमें से ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका जो डायगोनल निकलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई आपको क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स। ये एंगल मेजर कर लीजिए, ये एंगल हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन 20 न्यूटन फोर्स से। अब इसकी मैं अगर इसकी लेंथ मापूँ, जो कि मैग्नीट्यूड शो करेगा, वो हो जाएगा करीब 6.3 सेंटीमीटर आ रहा है आपका,
जो कि अगर न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा मैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल 4 न्यूटन है, तो 6.3 इक्वल टू हो जाएगा ये करीब आ रहा है मेरा 25.2 न्यूटन फोर्स आ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इसके आसपास होगा। अब मैं एंगल मेजर कर लेता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन फोर्स से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ये करीब आ रहा है आपका 77 आ रहा है, 77 डिग्री आ रहा है। चलिए हम एनालिटिकल मेथड से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एनालिटिकल मेथड से अगर मैं इसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँ तो √20 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 28 cos 120 ये दे देगा मुझे रिजल्टेंट फोर्स दे देगा। और एनालिटिकल मेथड से मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 24.98 न्यूटन आ रहा है। तो मेरा करीब इतने का एरर है, मेरा 25.2 आ रहा है और एनालिटिकल जो एक्चुअल है वो 24.98 आ रहा है। चलिए एंगल मेजर कर लेते हैं। अल्फ़ा कितना आएगा, तो मैं अल्फ़ा मेजर करने के लिए 10 इन्वर्स कर देता हूँ F2/F1 प्लस F2 cos थीटा। F2 यहाँ पर 28 हो जाएगा, F1 20 हो जाएगा, प्लस 28 × cos 120 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा जो कि आ रहा है 77.905 इतना डिग्री आ रहा है। तो मेरा बहुत ही क्लोज है। तो कुछ ना कुछ एरर आपको ग्राफिकल मेथड से मिलेगा ही। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज़ करके ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो कंटेंट ऑफ दिस वीडियो and got to learn something new, then please like this video, subscribe the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.